दोस्तों एक और चैप्टर पढ़ते हैं अपन हिस्ट्री किताब में। चैप्टर नंबर 12 जियाउद्दीन बरनी नाम है। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं लाइफ के बारे में। जन्म 1285 ईस्वी में, मृत्यु 1358 ईस्वी में। और जन्म स्थान बुलंदशहर जो कि यूपी में है। प्राचीन नाम बरन इनका रहा है। पिता का नाम मुईद उल मुल्क रहा है, ये नायब पद पे थे। नाना इनके हुसामुद्दीन जो कि सिपह सालार थे, एक प्रकार का पोस्ट हुआ करता था, प्रशासनिक पोस्ट हुआ करता था। चाचा इनके आइन उल मुल्क थे, यानी कि दिल्ली में कोतवाल का काम, यानी कि वो कानून व्यवस्था का काम संभाला करते थे। देख सकते हैं इनका जो परिवार है दोस्तों, उनके अंदर काफ़ी सरकारी नौकरियां थी। बर्नी प्रतिष्ठित कुल में जन्मा था, जिसमें इनके रिश्तेदारों और पूर्वजों ने गुलाम कुमा खिलजी तुगलक वंश में नौकरियां की थी। इन्होंने अरबी फारसी भाषा के ज्ञाता होने के साथ ही इस्लाम धर्म ग्रंथों का बढ़िया ज्ञान था, मतलब जो हदीसें हैं, कुरान है, ठीक है, उनका इनको अच्छा ज्ञान था। बरनी ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासन देखा था। गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक। अमीर खुसरो अमीर हसन सिज्जी निजामुद्दीन औलिया से इनकी निकटता थी, यानी कि उनके कांटेक्ट में थे ये। इनका व्यक्तित्व विचारशील था, काफ़ी ज़्यादा सोचते थे, प्रतिभावान टैलेंटेड व्यक्ति थे। 1365 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम, नदीम का मतलब होता है विश्वास पात्र, दरबारी और सलाहकार, ये नियुक्त किए गए तथा इनकी 17 साल सेवा की। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, 17 साल रहे वहाँ पे। परंतु जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा, इनको बटनेर के किले, या बटनेर किला राजस्थान में, वहाँ पे बंदी बना लिया गया। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा तो वहाँ इन्होंने मुश्किल से जान बचाई। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने बहुत गरीबी देखी। फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए इन्होंने तारिक ए फिरोज शाह लिखी, लेकिन बदकिस्मती से वे यह किताब सुल्तान के सामने कभी पेश नहीं कर पाए, क्योंकि बरनी व फिरोज शाह के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए तो बटनेर किले में बंद कर दिया था बरनी को। तारीख फिरोज शाही में बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला शासक बताया है और लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में साहित्यकारों को जगह दी। बरनी के द्वारा यह भी लिखा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोह को दबाने हेतु अपनी राजधानी स्थानांतरित चेंज शिफ्ट कर ली थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाए गए बाजार नियंत्रण का जिक्र मिलता है। किस तरह से बाजार में अलग अलग सामानों की रेट बढ़ी थी और सामानों की रेट कम करने के लिए जो उपाय अपनाए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उनको बाजार नियंत्रण के उपाय भी कहा जाता है, वो भी तारीख फिरोज शाही के अंदर बरनी ने लिखा है। बरनी की रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों, देख लेते हैं। सन्ना ए मोहम्मदी, हसरतनामा, तारिक ए बरमका, सलात ए कबीर, इनायतनामा ए इलाही, माजिर ए सादत, तारीख ए फिरोशाही, फतवा ए जहांदीरी, अखबार ए फिरोशाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन से दोस्तों, सन्ना ए मोहम्मदी एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि बरनी के द्वारा ही लिखा गया। हसरतनामा में शेख निज़ामुद्दीन औलिया से जुड़े हुए किस्से कहानियां हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, तारीख ए फिरोशाही और फतवा ए जहांदीरी, ये दो किताबें इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इतिहास के संबंध में बरनी की अवधारणा, तो बरनी के अनुसार पास्ट बीते हुए काल से सीख के भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसने बताया कि बलबन ने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने हेतु लोह रक्त की नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से उसके वंश का अंत हो गया था। लोह रक्त की नीति का मतलब है कि कोई भी थोड़ा बहुत संदिग्ध उसको दिखता था वो मार डालता था, ठीक है। काफ़ी खून खराबा किया है बलबन ने। बर्नी ने इतिहास की घटनाओं को वास्तविक रूप में लिखा है, जिससे वह एक श्रेष्ठ विचारक, दार्शनिक, आलोचनात्मक इतिहासकार प्रतीत होता है। इनके अनुसार सच्चे इतिहासकार को राजाओं तथा अमीरों के दुष्टता के कार्यों को बताना चाहिए तथा राजा की जीवनी लिखते समय उनकी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। इतिहासकार मोहम्मद हबीब के अनुसार बर्नी का इतिहास लेखन सुपरिभाषित पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब मॉनिटरिंग, यानी अनुभव का परिणाम है, यानी कि चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता था बर्नी। पीटर आरडी ने बर्नी के इतिहास लेखन को चैतन्य दर्शन की सशक्त एवं प्रखर अभिव्यक्ति कहा, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग से सोचा, ठीक है, और काफ़ी गहन चिंतन मनन करके वो इतिहास लिखा करते थे सोच समझ के। बर्नी जिस समय इतिहास लेखन का कार्य कर रहा था, तब इस्लामी दुनिया में इतिहास पर चर्चा की जा रही थी, जिसमें जायद अल बेहाकी एवं शम्स अल दीन सखावी जैसे इतिहासकारों का नाम आया था। बर्नी अनुभव आधारित ज्ञान को तार्किक ज्ञान से श्रेष्ठ समझते थे, यानी कि जो अनुभव से सीखता है वो वाला ज्ञान है, वो कहीं तार्किक ज्ञान से कहीं बढ़ गया। बर्नी के विचारों का निर्माण कुरान, हदीस, इस्लामिक कानूनों के संबंधित ग्रंथों से हुआ है। कुरान ने इस्लामिक लेखन के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। बर्नी के अनुसार बुरे चरित्र और दुष्टतापूर्ण व्यवहार लाने वाला सुल्तान ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनेगा, यानी कि खुदा उनको बिल्कुल भी ताकत नहीं देगा, उनको उनका बिल्कुल भी भला नहीं करेगा। जो राजा अपनी प्रजा का भला नहीं चाहते, उनका शोषण करते हैं। पीटर आरडी ने बर्नी के इतिहास लेखन को धर्म की दृष्टि से झुका हुआ बताया, जबकि सिद्दीकी ने इनका लेखन धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति वाला बताया। तो पीटर आरडी ने तो कहा कि ये रिलीजियस एक बुक है, जबकि सिद्दीकी ने कहा कि ये मतलब सेकुलर बुक है।
बर्नी मानता था इतिहास नैतिकता व व्यवहार से संबंधित नियम सिखाता है, इतिहास का ज्ञान विवेक बढ़ाता है। वह अपनी निजी राय रखने में योगदान देता है तथा एक व्यक्ति स्वयं के ज्ञान को समृद्ध बनाता है। इतिहास को बनाने में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। इतिहास सुल्तानों को इतिहास क्या सिखाता है? राजाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने और पास्ट में जो गलतियां हुई उनसे सीखने की इनसे सिखाता है। इतिहास विषम परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। इतिहास इतिहास बताता है राजा मंत्री सुल्तानों के कुकर्तव्य यानी कि उनके बुरे कामों ने कैसे उनका विनाश कर दिया। पीटर आरडी के अनुसार बर्नी ने अतीत की अच्छाई व बुराई की व्याख्या धार्मिक दृष्टि से की है। बर्नी मानता था इतिहासकार सत्य व विश्वास के साथ न लिखकर गलत इरादे के साथ इतिहास लिखता है तो उसे कयामत के दिन सजा भोगने पड़े। कयामत का मतलब जब अल्लाह है वो एक व्यक्ति के अच्छे व बुरे कर्मों की मतलब हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। अतः उस ध्यान को कयामत का दिन कहते हैं। अतः इतिहास सत्यता ईमानदारी निडर होकर वह बिना किसी पक्षपात के लिखना चाहिए एक सच्चे इतिहासकार को। बर्नी के अनुसार इतिहास हमें सबक सिखाता है कि सुल्तान को अपने पुराने परिवार को नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो उसकी लोकप्रियता घट जाती है। बर्नी के लेखन में ऐतिहासिक तथ्य व पक्षपात ले लेते हैं, क्या भेदभाव मिलता है या फिर वास्तविक घटनाएं हैं इसके अंदर। मोहम्मद हबीब के अनुसार बर्नी ने जो इतिहास लिखा है उसमें बहुत कुछ कमियां हैं, क्योंकि बर्नी स्मृति यानी कि यादों व अनुभवों के आधार पर लिखता था। उन्होंने लेखन करते समय किसी भी अभिलेख व सरकारी दस्तावेज का प्रयोग नहीं किया है। बर्नी तरमासिरिन खान ये एक मंगोल व्यक्ति था द्वारा भारत पर 1327 ईस्वी में किए गए आक्रमण के बारे में बताता है, नहीं बताना भूल जाता है, ठीक है। और बहुत ही दोस्तों लूटपाट की थी तरमासिरिन खान ने उस समय पर भी, तो वो सब लिखना भूल जाता है, ठीक है। तथा उसने मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का गलत ढंग से वर्णन किया है। बर्नी के लेखन की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उसने वास्तविक अतीत को न बताकर सिर्फ ऐतिहासिक पात्रों की अभिव्यक्ति बताई है। फतवा-ए-जानदरी का उद्देश्य दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इस्लाम धर्म के प्रति कर्तव्य पालन करना था। फतवा-ए-जानदरी में तो इस्लाम धर्म के बारे में बताता है वो। वह सुल्तानों द्वारा मृत्युदंड देने के पक्ष में नहीं था, साथ ही यह उन शासकों की निंदा करता था जो आतंक का रास्ता चुनते थे। इसलिए बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की, क्योंकि वह ऐसा सुल्तान था जो तलवार के दंड देने में विश्वास रखता था। उनके अनुसार गैर तुर्की व काफिरों को सल्तनत में उच्च पद नहीं देना चाहिए। गैर तुर्की मतलब जो तुर्की से नहीं थे, और काफिर जो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, उनको सल्तनत में उच्च पद बड़ी नौकरी नहीं देनी चाहिए। हार्डी के अनुसार बर्नी ने बलबन के विचारों पर जो प्रकाश डाला है वो बलबन के विचार नहीं है बल्कि बर्गन के स्वयं के हैं, इसलिए पीटर हार्डी कहता है कि वास्तविक इतिहास नहीं लिखा है। फतवा-ए-जानदरी ग्रंथ भावी सुल्तानों हेतु एक परामर्श ग्रंथ है। यह ग्रंथ बताता है कि एक मुस्लिम शासक को किस प्रकार से आदर्श शासन की स्थापना करनी चाहिए। तारीख फिरोजशाही ग्रंथ के संस्करण में बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा विस्तार से की है। दूसरे संस्करण में सुल्तान के बारे में संक्षिप्त में लिखा है। बर्नी के अनुसार सुल्तान को ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रूर व अयोग्य सुल्तानों के कारण सल्तनत का विनाश हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक क्रूर शासक था, उसमें दूरदर्शी यानी कि दूर ऑप्टिमिस्टिक नहीं था वो, ठीक है, दूर का नहीं देख पाता था, इसलिए उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई थी। तारीख फिरोजशाही के दोनों संस्करणों एडिशंस में बर्नी ने फिरोज शाह के शासनकाल के 6 वर्षों में बारे में बताया। पहले संस्करण में बर्नी ने कुलीन लोगों के बारे में लिखा है तथा दूसरे एडिशन में वह खुद को बटनेर किले में बंदी बनाने का जिक्र करता है। पहले संस्करण में बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निम्न कुलों के व्यक्तियों के उच्च पद पर आसीन करने पर आलोचना नहीं करता है, जबकि दूसरे संस्करण में वह सुल्तान की आलोचना करता है। पहले संस्करण में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शरिया कानून के हिसाब से सजा न देने का जिक्र बर्नी नहीं करता है, जबकि दूसरे संस्करण में खुद को निर्दोष बताते हुए वो कारण बताता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये 2 संस्करण है दोस्तों, 2 एडिशन है इसके तारीख फिरोजशाही की, देख लेना यार। पहले एडिशन में बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कोसा, मतलब उसकी कमियां नहीं निकाली, वह धर्म के प्रति उदासीन हो रहा था फिर भी कमियां नहीं निकाली, तथा शरिया के बिना ही लोगों को सजा देता था। तो बर्नी है वो शरिया कानून के तहत लोगों को सजा दिलवाने के पक्ष में था, जबकि सेकंड एडिशन में वॉल्यूम में उसने अलाउद्दीन खिलजी को क्रूर एवं दमनकारी कहा। बर्नी ने फिरोज शाह को खुशामद करने हेतु तारीख फिरोजशाही में लेखन पक्षपात ढंग से किया है। बर्नी का राजत्व का विचार क्या है? बर्नी ने अपने लेखन में राजा को केंद्रीय स्थान दिया है, लेकिन राजा का प्रजा के प्रति दायित्व उन्होंने नहीं बताया है। बर्नी के अनुसार सुल्तान ईश्वर की रचनाओं में श्रेष्ठतम है,
यानी कि भगवान ने जो भी बनाया है उसमें सबसे बढ़िया उसने राजा को ही बनाया, उसका राजत्व है। यानी कि राजा के शासन करने की प्रवृत्ति राजत्व कहलाता है। अच्छा या बुरा हो सकता है, राजा अच्छा करे या बुरा करे, प्रजा को सहना पड़ेगा। उसने सुल्तान को ईश्वर की प्रतिछाया यानी कि प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन बताकर उससे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है ना, कि ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है राजा, ये बर्नी ने कहा है। बर्नी ने जलालुद्दीन खिलजी के राजत्व को छल व दिखावे के रूप में वर्णित किया, क्योंकि उसने राजतंत्र को बनाए रखने हेतु हिंसा व बल का प्रयोग किया था, जिससे राजशाही सुबेदे यानी कि जो राजा के शासन करने की जो क्षमताएं थी वो कमजोर हो गई थी। सत्ताधारी वर्ग के बीच एकता का अभाव होने से खिलजी वंश का पतन हो गया था। बर्नी ने शासक के ऐश्वर्य यानी कि उनके धन दौलत शान शौकत को प्रदर्शन को इस्लाम के विरुद्ध बताया, कि इस्लाम में नहीं लिखा है कि राजा अपनी धन दौलत ऐश्वर्य को दिखाए लोगों को। लेकिन बाद में बर्नी यह तर्क देता है कि मजबूत राजत्व स्थापित करने के लिए आवश्यक भी था कि राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करे, अपने पैसे को दिखाए। बर्नी ने कहा कि जब तक राजा राज्य में कठोर शिष्टाचार के नियमों को लागू नहीं करेगा तो प्रजा में भय पैदा नहीं होगा और वह आज्ञाकारी नहीं बनेगी, जिससे राजत्व कमजोर हो गया। ठीक है, तो राजा को दंड देने का प्रावधान, जुर्माना वगैरह सब लगाना चाहिए, क्या अच्छा करें तो लोगों को इनाम भी दिया जाना चाहिए, तो इससे राजत्व मजबूत बनेगा। बर्नी के लेखन में समय व कालानुक्रम की अवधारणा, तो बर्नी के इतिहास में लेखन में तिथियां या तो गायब हैं या उसने जो तारीखें, दिनांक है, डेट है, वो आगे पीछे लिखा है उसने, जिससे वह घटनाओं को व्यवस्थित रूप में नहीं समझा पाया है। तारीख फिरोज शाह में बर्नी खुद को स्वीकारता है कि उसे नहीं पता कि कौन सी विजय विद्रोह कब हुआ था, अतः बुद्धिमान पाठक अपने विवेक के हिसाब से घटनाओं को स्वयं ही व्यवस्थित रूप में समझे और पढ़े। एग्जाम्पल, बर्नी द्वारा मलिक बाहुद्दीन द्वारा किया गया विद्रोह का वर्णन, जिसमें तारीखें उसने गलत लिख दी है। मलिक बाहुद्दीन कौन था? यह एक तुर्क गुलाम था जो कि मोहम्मद गोरी के समय राजस्थान के बयाना क्षेत्र का एक कार्य प्रभारक था, यानी कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता था। ये बयाना भरतपुर के आसपास का है मलिक बाहुद्दीन। बर्नी अर्थशास्त्री के रूप में बर्नी के अनुसार लोगों की भलाई हेतु तथा सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता हेतु वस्तुओं की कीमतों के उतार चढ़ाव को राज्य द्वारा विनियमित करना चाहिए, यानी कि महंगाई न बढ़े बाजार के अंदर, तो इसलिए सामानों की सही रेट रखनी चाहिए राजस्व विभाग को और राजा को। उसने अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण उपायों को सही ठहराया। उसने कहा कि इस कदम से बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सामान्य हुई व जमाखोरी रुकी। जमाखोरी का मतलब सामान लोगों ने जमा नहीं किया। साथ ही मंगोल आक्रमण से वित्तीय संकट को दूर करने में सहायता मिली। मंगोलों का काफ़ी भयंकर आक्रमण होता था भारत के अंदर, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से भारत की सहायता की थी। अलाउद्दीन ने दासों, गुलाम, घोड़ों, मवेशी, वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित की तथा सैनिकों का वेतन भी निर्धारित किया। मंगोलों के आक्रमण से बचने हेतु अलाउद्दीन ने किलों के चारों ओर सुरक्षित दीवार बनाई। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहर निर्माण में लगे खर्चों को सही ठहराया, क्योंकि इससे दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक लाभ हुए। जो नहरें बनाई गई थी ना, ठीक है, किसानों की भलाई के लिए, वो बर्नी ने सही बताया कि भाई ठीक है। बर्नी के विचारों में तर्क व तार्किकता कितनी है, लॉजिक कितना है। बर्नी के समय इस्लाम में इल्म ए माकूल यानी कि तर्कपूर्ण विज्ञान का अधिक प्रचलन में था। ठीक है, इस्लाम बर्नी के समय तर्कपूर्ण मतलब लॉजिक काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता था इस्लाम के अंदर। बर्नी मुताजिलाओं तर्कशास्त्र का विरोध करता था, मतलब जो लॉजिक लगाते थे उनके अगेंस्ट रहता था बर्नी। मोहम्मद बिन तुगलक तर्कशास्त्र को समर्थन देता था। साथ ही सुल्तान ने पैगंबर की परंपराओं को अध्ययन करने को भी नज़रअंदाज किया, जो इसलिए बर्नी सुल्तान की आलोचना करते हुए कहता है सुल्तान को तर्कशास्त्र की जगह परंपरावादियों को महत्व देना चाहिए। बर्नी के तर्क के अनुसार कोई भी शासक का अधिकारी शक्ति अर्जित कर लेता है तो वह उस क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ के सुल्तान को गद्दी से हटाकर उसके वंश को ख़त्म कर देता था। जैसे कि बलबन ने इल्बरी वंश को हटा दिया, बलबन के वंश को खिलजियों ने नष्ट कर दिया। तो बर्नी क्या कहता है, कोई भी अगर छोटा अधिकारी अगर अपने इलाके में ताकत इकट्ठा कर लेगा तो वह वहाँ के राजा को भी हटा देगा, मार देगा, उसके वंश को ही मार देता। जैसे कि बलबन ने इल्बरी वंश को ख़त्म कर दिया और बलबन के वंश को फिर खलजियों ने ख़त्म कर दिया। बर्नी के अनुसार नए सुल्तान की सहायता दरबारी वर्ग व वहाँ के सेवक किया करते हैं। सुल्तान गद्दी पर बैठते ही पुराने दरबारी वर्ग के अधिकारियों को हटा देता था ताकि नए समर्थकों से वह अपनी स्थिति मजबूत कर सके। बर्नी के तर्क के अनुसार जो सुल्तान शरिया के मुताबिक नहीं चलेगा उसे क़यामत के दिन अपने पाप भुगतने पड़ेंगे। जैसे बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति के तहत जघन्य अपराध किए, मतलब काफ़ी लोगों का खून खराबा किया बलबन ने। और दोस्तों उसने अपने ही चचेरे भाई शेर खान और तुगरिल की हत्या कर दी थी बलबन ने। बर्नी की उच्च कुल व निम्न कुल की अवधारणा, बर्नी निम्न कुल के लोगों तथा कर्मचारियों को गणना की तरह दृष्टि से देखता था।
हाँ, उसके अनुसार सिर्फ उच्च कुल के लोगों को ही राजा की कृपा प्राप्त होनी चाहिए तथा वे सल्तनत में उच्च पद के लायक हैं। तो यहाँ तो भेदभाव दिख रहा है यार। ठीक है, मतलब निचली जात के जो लोग हैं उनसे नफरत करता था बर्नी। वह कहता है कि उच्च कुल के व्यक्ति ईश्वर द्वारा शासन करने हेतु चुने गए हैं। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है चूंकि उसे निम्न कुलों के व्यक्तियों को उच्च पदों पर बैठाया गया था। बर्नी व्यापारियों से भी घृणा करता था। उनके अनुसार यदि ऐसे लोगों को प्रशासन में शामिल किया जाएगा तो कानून एवं न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वह कहता है कि निम्न कुल के लोगों से सुल्तान को कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। यदि राजा निम्न कुल के लोगों से संपर्क रखेगा तो उसके शासन में अस्थिरता आएगी, इस्लाम को खतरा होगा पैदा होगा। खुसरो खान द्वारा मुबारिक खिलजी की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या के छोड़ो, आप ये याद रखो कि निम्न कुल को मतलब जगह नहीं देता था और सपोर्ट नहीं करता था बर्नी। बर्नी की निम्न कुल के प्रति यह सोच इसलिए बनी क्योंकि वह स्वयं विद्वानों के परिवार से था, लेकिन उसे दरबारी पद तक पहुंचने में 50 साल का इंतजार करना पड़ा। तो परिस्थिति ने ऐसा बना दिया कि वो निम्न जाति के लोगों से नफरत करने लगा और इसमें बर्नी निम्न कुलों की राजनीति को ही जिम्मेदार मानता था। वह कहता था निम्न वर्ग के व्यक्ति जब अधिकारी बनते हैं तो पुराने वर्ग व नए दरबारी वर्ग में तनाव पैदा होता है, जिससे शासन में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। बर्नी के लेखन में धर्म तथा इतिहास पढ़ लेते हैं। बर्नी धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी अल्लाह व पैगंबर के प्रति अधिक आस्था थी। वह शरिया के सिद्धांतों का पालन करता था, सच्चा ईमान रखता था, लेकिन इस्लाम राज्य व्यवस्था में उसने खिलाफत की भूमिका को नहीं बताया। फतवा ए जहांगीर में बर्नी ने बताया कि मुहतसिबों को सुल्तान के पुत्र पर नज़र रखनी चाहिए तथा वे शरिया का पालन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही शराब पर रोक, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, नाच गानों पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देता है बर्नी। फतवा जहांगीर में मुहतसिब क्या होते हैं? शिष्टाचार के आचरण पर नजर रखने वाला एक अधिकारी होता था। कौन लोग वो अच्छा बिहेवियर रखे रहे राज्य के अंदर। बर्नी मानता था पापी लोगों व धूर्त लोगों को महिलाओं व पवित्र जगहों से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो उनके साथ में बुरे काम कर सकते हैं। वह काफिरों को दंड दिए जाने तथा लोगों के धर्मांतरण पे विश्वास रखता था, यानी काफिर वो लोग जो मुसलमान नहीं थे उनको दंड दिए जाने पर विश्वास रखता था और लोग हैं वो इस्लाम धर्म में आ जाए इस पे भी वो विश्वास रखता था। हालांकि सना ए मोहम्मदी में बर्नी लिखता है कि इल्तुतमिश का मंत्री उसे सभी काफिरों का धर्म बदलने के लिए कहता है। इल्तुतमिश का मंत्री सभी काफिरों को कहता है जो मुसलमान नहीं थे कि आप इस्लाम धर्म में आ जाए, तो इल्तुतमिश मना कर देता है। बर्नी काफिरों से अधिक इस्लामिक तर्कशास्त्रियों की बुराई करता है। बर्नी काफिरों से अधिक काफिरों को से तो गणना करता ही था बर्नी, साथ में इस्लामिक तर्कशास्त्रियों की भी गणना मतलब उनसे ज़्यादा नफरत किया करता था। बर्नी तारीख फिरोजशाही के पहले संस्करण में अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक आधार पर आलोचना नहीं करता, जबकि दूसरे संस्करण में वो आलोचना करते हुए कहता है कि सुल्तान को अल्लाह से डरना चाहिए तथा अपने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने हेतु अल्लाह से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी न तो अल्लाह से भय खाता है और न ही वह इस्लाम धर्म के प्रति उत्साही था। इस तरह से दोस्तों आपका जो ये चैप्टर नंबर 12 है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जियाउद्दीन बर्नी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।